नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और हमारी वीडियो को आप ज़रूर देख रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो कक्षा 9 का भूगोल का पाठ है। पाठ का नाम है जलवायु, पाठ का नंबर है 4। बच्चों, अब मैं आपसे इसमें कुछ प्रश्न पूछूंगी। पहले बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि आप लोग सर्दियों में यानी कि दिसंबर के महीने में गर्म कपड़े क्यों पहनते हो और जून जुलाई में बरसातें क्यों होती हैं। और बच्चों, गर्मियों में हम लस्सी पीना पसंद करते हैं जबकि सर्दियों में हम सूखे मेवे खाना और गरम गरम चीज़ें पीना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों बच्चों, क्या आप बता सकते हो। और बच्चों, आपने एक चीज़ और ध्यान दिया कि जो हमारे घर होते हैं वो हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों के घरों की छत जो है ढलान वाली होती है, जबकि राजस्थान गुजरात के जो घर होते हैं उनकी छतें जो हैं वो ऊपर से समतल होती हैं। तो बच्चों, इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो आज हम इन्हीं वजहों को जानने के लिए हमारा पाठ जलवायु पढ़ने वाले हैं। जलवायु की वजह से हमारे देश में बहुत अधिक अंतर आपको देखने को मिलेगा। आओ बच्चों, हम आज का पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले आप मुझे बताओ कि जलवायु और मौसम क्या दोनों एक हैं। शायद आप में से कई बच्चे सोचते होंगे कि दोनों एक है। बच्चे क्या, बड़े बड़े लोग ये सोचते हैं कि मौसम और जलवायु एक है, परंतु बच्चों ऐसा नहीं है। जलवायु जो होती है वो किसी क्षेत्र की, बड़े क्षेत्र की 30 सालों का जोड़ होता है, जबकि मौसम जो है किसी छोटे क्षेत्र का, दिन का, रात का, यानी कि हर समय का अलग अलग होता है। तो आओ बच्चों, हम आज का पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। तो जलवायु की परिभाषा से हम अपनी शुरुआत करते हैं। जलवायु की परिभाषा क्या है बच्चों, देखें हम जरा। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम की परिभाषा भी जान लें हम। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्थाओं को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व, ये हमारा अगला उपविषय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय है। हमारा ये पाठ इन्हीं तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो पहला तत्व है तापमान, दूसरा वायुमंडलीय दाब, तीसरा पवन, चौथा आर्द्रता और पांचवा वर्षण। तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वर्षण, वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को वर्षण कहते हैं, जैसे वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। तो बच्चों,
आपको जलवायु और मौसम का अंतर पता चल गया और मौसम जलवायु के तत्वों का भी ज्ञान हो गया है। आओ बच्चों, अब हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएं। बच्चों, मानसून से आप क्या समझते हो? ये शब्द हम सुनते ही आते हैं, तो आज जरा इस शब्द को अच्छे से हम जान ले। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। तो बच्चों, अब आपको मानसून का पता चल गया कि ये अरबी भाषा का शब्द है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसका उत्तर हमेशा याद रखना कि ये अरबी भाषा का शब्द है। आओ बच्चों, अब हम भारत की जलवायु के बारे में कुछ विवरण लें। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि तापमान और वर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान में कितने भिन्न हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो बच्चों, आप बता सकते हो ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबको पता है थार के मरुस्थल में रेत होती है और रेत जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है दिन में और रात को जल्दी ठंडी हो जाती है, और उसी की वजह से तापमान में दिन और रात का अंतर देखने को हमें मिलता है। वहीं दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार, ये कैसे क्षेत्र हैं? ये समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं। तो जो समुद्र का पानी होता है वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता और जल्दी गर्म भी नहीं होता। उसी की वजह से रात का और दिन का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो आओ बच्चों, हम आगे बढ़े और अपने पाठ को आगे ले जाएं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? राजस्थान के घर की दीवार मोटी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत होती है और लोग अपने घरों की दीवारों को मोटा बनाते हैं, और छत को चपटा इसलिए बनाते हैं ताकि बरसात का पानी जो है वो उसमें इकट्ठा हो सके और उसे वो टांके में डाल सके। टांका आपको पता होगा, टांका क्या होता है? टांका जो है एक गड्ढा होता है जो घर के पास बनाते हैं और उससे वर्षा ऋतु में जो पानी होता है उसका संग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न पूछती हूँ बच्चों आपसे। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? इसका भी उत्तर मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने की वजह से छतें जो हैं खराब हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर लोग अपनी छतें ढाल वाली बनाते हैं। एक और प्रश्न बच्चों, असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? इसका उत्तर भी मैं आपको बताती हूँ। असम में बहुत वर्षा होती है और उसकी वजह से कई तरह के कीड़े और कई तरह के जीव जो हैं घरों के आसपास घूमते हैं। तो लोग वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए
बांस के खंभों पर अपने घरों को बनाते हैं। तो इससे आपको एक विचार मिल गया होगा ये जानने का कि जलवायु का प्रभाव हमारे घरों की बनावट पर भी कितना होता है। आओ बच्चों, हम आगे बढ़ें। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जलवायवीय नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यता घटता जाता है। ऊंचाई: जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। तीसरा, वायुदाब एवं पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। चौथा है समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। पांचवा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वे तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। छठा, उच्चावच। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पवन विमुख ढाल के बारे में बताने से पहले मैं आपको पवनामुख ढाल के बारे में जानकारी देती हूँ बच्चों। पवनामुख ढाल वे ढाल होती है जब हवा पर्वत से टकराती है और उस तरफ वर्षा अधिक होती है तो वे ढाल पवनामुख ढाल कहलाती है। पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरी ढाल पर पहुंचती हैं। वे नीचे की ओर उतरती हैं, उनका तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा विहीन रहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। पहला, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। दूसरा, ऊपरी वायु परिसंचरण। तीसरा, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आओ बच्चों, अब हम भारत की जलवायु को और अच्छे से जानें। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती कॉरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। बच्चों, अभी कॉरियोलिस बल क्या है? आओ पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं। कॉरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती हैं, अपने रास्ते से
भटक जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ें। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इन पवनों में मतलब व्यापारिक पवनों में, क्योंकि ये स्थलीय भाग पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए देखें कि भारत शुष्क क्यों नहीं है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पवनों के नाम से इसे जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। अब बच्चों बात करते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण की। ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धारा क्या होती है बच्चों? आओ मैं आपको बताऊं। जेट धारा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में ये जेट धाराएं स्थित होती हैं, इसीलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। तो बच्चों पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में जानें। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको जलवायु पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे भारत की जलवायु अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग क्यों है, ये सब आप अच्छे से जान गए होंगे। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।